नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल व्यापम का नया और एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये आपने कल की क्लास में देखा ही होगा। जितने बच्चों ने कल का क्लास देखा होगा उन सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि सीजी व्यापम के 5 पांडव। वो 5 पांडव कौन है आपके सीजी व्यापम के, जिसके बारे में आज की क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास के बारे में यदि मैं बात करूं तो पीछे दिख रहा है आपको ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इतिहास के पिता कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम है हेरोडोटस। सीजी व्यापम का 1 नंबर का क्वेश्चन कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है पूछा जाएगा तो याद रखना है किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास के पिता। अब कई बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतिहास की माता कौन है करके। तो हर जगह हम पिता क्यों पढ़ते हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है हमारी जो प्रथा चली आ रही है वो कैसी है, पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब अभी भी जब आपके गांव में जाकर मुझे आपके बारे में पता करना रहता है तो वहाँ पर जब मैं पता करता हूँ तो फिर हम क्या करते हैं, आपके पापा या आपके दादा का नाम लेके करते हैं पता। सेम वैसे ही है आपको मैं बता दूं कि हेरोडोटस जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा ये मैं बात करूं आपका, तो अभी जो आप भारत का मैप देखते हो ये तो अभी वर्तमान का मैप है। इसके अलावा जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम अखंड भारत की बात करते हैं। इस अखंड भारत के अंतर्गत आपका अखंड भारत के अंतर्गत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शामिल था। बाद में अलग अलग आक्रमणकारी भारत में आते जाएंगे और फिर इसी क्रम में हमारे बीच में अंग्रेज़ लोग आएंगे और अंग्रेज़ लोगों का जैसे ही आगमन होता है उसके पहले आपके आदि मानव का होता है। आदि मानव के बाद विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण के बाद जब भारत में सत्ता आती है अंग्रेज़ों का तो फिर फाइनली फिर भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनता है आपका पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, चूँकि ये पेपर के दृष्टिकोण से आपका अच्छा सब्जेक्ट है इतिहास और यहाँ से आपके व्यापम में बिल्कुल आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था एक सरसरी तौर पे आपका रिवीजन। अब व्यापम की जिस 5 पांडव की मैं बात करने वाला हूँ उसके बाद हम आज इतिहास का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो वो 5 पांडव कौन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 5 पांडव कौन है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना है। 5 पांडवों में से पांडव कौन है, तो पहला पांडव याद रखना है आपको कौन है, इंडियन जीएस। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत आपका इतिहास, भूगोल, संविधान ये सारा चीज़ पूछा जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इंडियन जीएस के बाद आपका दूसरा पांडव कौन है, तो दूसरा पांडव है आपका छत्तीसगढ़ जीके। छत्तीसगढ़ जीके। तीसरा है आपका गणित और रीजनिंग। तीसरा है आपका गणित और कौन सा है आपका, रीजनिंग। इसके अलावा मैं चौथे की बात करूं तो चौथा में आ जाता है आपका भाषा, जिसमें आपका लैंग्वेज जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं 5वें पांडव की बात करूं तो वो 5वां पांडव कौन सा है, तो वो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा। किसके ओरिएंटेड रहेगा, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेगा वो 5वां आपका पांडव। तो इन 5 पांडवों के सहारे ही आप व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। 5वां एग्ज़ाम ओरिएंटेड कहने का मतलब ये है, यदि आप हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दिलाते हैं तो वहाँ पर आपका कंप्यूटर का पूछा जाता है। यदि आप आबकारी आरक्षक का दिलाते हैं तो वहाँ पर आबकारी विभाग से रिलेटेड धाराएँ पूछी जाती है। यदि आप आमीन पटवारी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी आपके स्पेशल कंप्यूटर का डिमांड रहता है। तो बिल्कुल इन 5 पांडवों के सहारे आपको क्या तय करना है, इन 5 पांडवों के सहारे आपको तय करना है जो व्यापम का एग्ज़ाम क्रैक करना है वो। अब आज की क्लास में जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है आपका, तो जैसे ही मैंने हेरोडोटस का फ़ोटो दिखाया था कल की क्लास में भी, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इस क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं,
हेरोडोटस। ये कोई और नहीं बल्कि इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इतिहास का पिता हम किसे कहते हैं। चलिए बताइए, जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं कमेंट करके बताइए, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग आर्यन जी। ठीक है, और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, मैंने प्रश्न पूछा था, और बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, आपके हेरोडोटस को। अब इतिहास को हम सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटेंगे। किसको? आपके इतिहास को सुविधा के दृष्टिकोण से। सर ये पता नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे चश्मे में, चश्मे में रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला ऊपर वाला अभी भी कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलो क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतिहास को सुविधा के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है आपका? एक है आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास। एक आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा कौन सा है आपका? आधुनिक इतिहास। तीसरा कौन सा है आपका? आधुनिक इतिहास। तो सुविधा के दृष्टिकोण से हमने इतिहास को 3 भागों में बांट के रखा है। एक आपका प्राचीन, दूसरा आपका मध्यकालीन, और तीसरा आपका आधुनिक। इन 3 भागों में बांट के रखा है। वहीं हम भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है, भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने इतिहास को 3 भागों में बांट के रखा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन सा है आपका? तो याद रखना है, इतिहास के दृष्टिकोण से यदि बात करोगे तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हमने बांट के रखा है ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक, दूसरा कौन सा है आपका? आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा कौन सा है आपका? ऐतिहासिक। ठीक है, पहला क्या है आपका? प्रागैतिहासिक, दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा है आपका? आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक। इन 3 भागों में हमने बांट के रखा है इतिहास को, क्योंकि इतिहास की क्लास में हमें यही सब पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक या ऐतिहासिक किसे कहते हैं? सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक किसे कहते हैं? ऐसा आपके मन में क्या आ रहा होगा? प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक के मामले में यदि मैं बात करूं, किसके मामले में बात करूं मैं? प्रागैतिहासिक के मामले में मैं यदि बात करूं तो याद रखना है, प्रागैतिहासिक के मामले में ऐसा तथ्य जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार से हमें क्या प्राप्त नहीं है? लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। जैसे कि पहले जब आदि मानव लोग आए तो आदि मानवों ने 2 पत्थरों को रगड़कर उससे आग जलाने का कोशिश किया होगा। 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाने का कोशिश किया होगा, क्या उसको उन्होंने कहीं पर लिखा होगा क्या? नहीं।
तो ऐसी जानकारी जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। ऐसी जानकारी जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक के बारे में बात करें, दूसरा आद्य ऐतिहासिक के बारे में यदि मैं बात करूं तो आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? तो याद रखना है, आद्य ऐतिहासिक किसे कहा जाता है? यदि आपसे पूछा जाएगा लिखित साक्ष्य तो मिला, लिखित आपका क्या मिला? साक्ष्य मिला, पर पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य मिला पर उसे क्या नहीं किया जा सका? पढ़ा नहीं जा सका। उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। लिखित साक्ष्य मिला पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, हाँ बिल्कुल आकाश गिरी जी, डीप में पढ़ेंगे हम सारा क्वेश्चन। ठीक है, सारा टॉपिक पूरा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। तो लिखित साक्ष्य मिला पर आपका पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या लिखा है बताओ तो? ये लिखा है आपका अंगूर। ये क्या लिखा है आपका? अंगूर। कहने का मतलब क्या है? लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका। लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं करके। लिखा तो गया, लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, अगला हम देखते हैं ऐतिहासिक जिसका हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ। जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला, जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला, जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। जैसे कि अभी आप इतिहास का बुक पढ़ते हैं, अभी आप किसका बुक पढ़ते हैं? इतिहास का बुक पढ़ते हैं। तो इतिहास के बुक को आप पढ़ते भी हैं और लिखा भी गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आज का क्लास जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था हेरोडोटस के बारे में। किसके बारे में देखा था? हेरोडोटस के बारे में देखा था। हेरोडोटस के बारे में यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? हेरोडोटस का क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपको याद रखना है इतिहास को सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आपका आधुनिक इतिहास। वहीं भारतीय दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो भारतीय दृष्टिकोण से आपका इसे फिर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें एक है आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है आपका ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक और तीसरा आपका ऐतिहासिक। जिसका हमें किसी भी प्रकार से कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक के बारे में मैं बात करूं तो जिसका लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं जा सका, जिसका लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जिसका लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, जिसका लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? RNG आकाश जी कमेंट करके बताएंगे आप लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? RNG आकाश जी क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर हम आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल आपको सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए
चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतिहास को पढ़ने का आपका अलग अलग स्रोत होता है। इतिहास को पढ़ने का आपका क्या होता है, अलग अलग स्रोत होता है, जिसमें एक है आपका धर्म ग्रंथ, एक है आपका धर्म ग्रंथ जिसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। दूसरा है आपका पुरातत्व, ठीक है, कहीं पर आपके सिक्के मिल रहे हैं उससे। तीसरा है आपका ऐतिहासिक, कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से। और अगला आपके विदेशी विवरण से, ठीक है। अगला आपके विदेशी विवरण, कहने का मतलब क्या है, जब विदेशी आक्रमण होता है भारत में, कहाँ पर आपके भारत में जब विदेशी आक्रमण होता है, तो जब भी विदेशी आक्रमण होता है तो क्या होता है, अलग अलग राजाओं के साथ अलग अलग लेखक आते हैं आपके कहाँ पर, भारत में। और वे भारत में आकर फिर क्या करते हैं, भारत में आके फिर वो अपने अपने राजाओं के बारे में लिखते हैं। तभी तो हमें ये पता चल पाया ना कि हमारे यहाँ कौन कौन सा राजा आया, कौन कौन से राजवंश ने शासन किया, इसके बारे में तब हमें पता चल पाया। तो पेपर के दृष्टिकोण से यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कि एक हो गया आपका धर्म ग्रंथ के माध्यम से। दूसरा यदि मैं बात करूं आपका, तो पुरातत्व यानी कि सिक्का विक्का मिल रहा है कहीं पर खुदाई से, आए दिन आप ये पढ़ते रहते हो कि कहीं पर सिक्का मिल रहा है, कहीं पर और कुछ मिल रहा है। तीसरा आपका कौन सा है, ऐतिहासिक साक्ष्य अगर कुछ प्राप्त होते हैं खुदाई से। विदेशी विवरण, जिसमें आपके विदेशी लेखक आते हैं। तो आज की क्लास में जो हम प्रारंभ करेंगे वो किससे प्रारंभ करेंगे, आज की क्लास में धर्म ग्रंथ। किसके बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। और इसके पहले कि मैं धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ाऊं, मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। चलिए, ऑनलाइन में जितने भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए इनका नाम क्या है। RN जी, आकाश जी या और जितने भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए इनका नाम क्या है, क्योंकि जिस धर्म ग्रंथ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनका शुरुआत यहीं से होने वाला है। हाँ बताऊंगा ना आकाश गिरी जी, बताऊंगा। अभी तो केवल आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास है जी, अभी हम उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे ना, ठीक है। पूरा डिटेल हम पढ़ते जाएंगे, टेंशन मत लो। आपके प्रागैतिहासिक काल को जो 3 भागों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। जिसमें आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना जी, ठीक है। ये मैंने केवल आपका क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है, धीरे धीरे करके मैं पढ़ाते जाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। अच्छे से पढ़ेंगे हम हिस्ट्री, ताकि कोई भी टॉपिक आपसे ना छूटे, ठीक है। टेंशन मत लो। जो आप बोल रहे हो ना कि प्रागैतिहासिक काल, वो आपका हम जब सिंधु घाटी सभ्यता चलेगा उधर वहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को कि आपके पूरा पाषाण काल से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हमें, मध्य पाषाण काल से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, नव पाषाण काल से कौन कौन सी चीज़ों की प्राप्ति हुई, उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अभी जो पीछे मैं दिखा रहा हूँ आपको फ़ोटो, ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। नाम ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हो सकता है इनका पूरा नाम से पूछ लिया जाए। पूरा नाम क्या है इनका, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अच्छा चलिए ठीक है, शिक्षक भर्ती में पॉलिटी पढ़ा हूँ, चलिए ठीक है, बिल्कुल आकाश जी, ठीक है। तो और थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम भी देखने को मिलेगा, श्री भगवान वेद व्यास, ठीक है। श्री भगवान वेद व्यास, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो
हमने स्टार्ट किया है धर्म ग्रंथ, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? धर्म ग्रंथ। और वो धर्म ग्रंथ क्या है आपका? तो उस धर्म ग्रंथ का नाम है आपका वेद। उस धर्म ग्रंथ का नाम क्या है आपका? वेद। वेद के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, वेद के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता कहने का मतलब क्या है? वेद के रचनाकार कौन है, ये आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वेद के रचनाकार कौन है, ये आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो वेद के रचनाकार के बारे में याद रखना है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब, तो पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वेद व्यास नाम याद रखोगे, इससे पता चल जाएगा आपको। तो वेद के संकलनकर्ता, संकलनकर्ता कहने का मतलब जो आपके लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, या जिसे हम कहते हैं रचनाकार, वो आपके कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेद की रचना की है, ठीक है। किसकी रचना की है? वेद की रचना की है। वेद आपके कितने प्रकार के होते हैं? यदि पेपर में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है, वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। वेद आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। अब वो 4 प्रकार कौन कौन सा है? तो याद रखना है, वेद 4 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है कौन सा आपका? ऋग्वेद। पहला कौन सा है आपका? ऋग्वेद। दूसरा याद रखना है आपको, दूसरा कौन सा है आपका? यजुर्वेद। दूसरा कौन सा है आपका? यजुर्वेद। तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा कौन सा है आपका? सामवेद। तीसरा कौन सा है आपका? सामवेद। और चौथा कौन सा है आपका? तो चौथा याद रखना है आपको, अथर्व, ठीक है। अथर्ववेद ये है आपका चौथा। तो वेद के बारे में यदि पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में तो याद रखना है, वेद आपके कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। एक आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक आपको याद रखना है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद। पेपर में एक बार, व्यापम के पेपर में एक बार प्रश्न पूछा है कि इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है। व्यापम ने क्या पूछा है आपसे कि इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। पेपर में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है आपका? इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है आपका? संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आज का क्लास जो हमने स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने देखा इतिहास को आपके 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इतिहास को? 3 भागों में। एक आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या चीज़ याद रखोगे? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। सुविधा के दृष्टिकोण से आपका बांटा गया है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक कहने का मतलब क्या है आपका? तो याद रखना है, प्रागैतिहासिक से याद रखना है जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ पर हम पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि हम 3 ही भाषा जानते हैं, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश। अब ऐसा कुछ लिख दिया तो हम पढ़ पाएंगे क्या उसको? नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका उसे हमने रखा आद्य ऐतिहासिक में। और ऐतिहासिक में किसको रखा? जिसे लिखा भी गया और पढ़ा भी गया।
जैसे कि आपका हिस्ट्री का बुक। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि आपके इतिहास पढ़ने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिसमें सबसे पहले हमने नाम देखा था किनका, आपके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास का। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने आज का क्लास स्टार्ट किया था, आज का क्लास जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा धर्म ग्रंथ के बारे में। किसके बारे में देखा? धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में हमने किसके बारे में देखा? वेद के बारे में देखा। वेद के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है, वेद के रचनाकार कौन है आपके? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं आपके किसके रचनाकार? वेद के। वेद कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो याद रखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वहीं जब मैंने आज का क्लास स्टार्ट किया था तो हमने इसी के बारे में देखा था कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। अब आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट होगा तो बताइए, फिर हम आज का क्लास यहीं पर ओवर करेंगे। किसी को कुछ डाउट? आकाश जी, आर्यन जी, कुछ डाउट आप लोगों को? आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वहाँ तक, इतना टॉपिक आप लोग कल रिवाइज करके आइएगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो बताइएगा, मैं बिल्कुल क्लास में आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, नोट्स PDF सारा आपका कंटेंट सेक्शन में डल जाएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। किसी को कुछ दिक्कत यहाँ तक? आकाश जी, आर्यन जी या अभी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, यदि किसी को कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।